तो कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन को पार्टनर जो मेंबर्स रहते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड रहती है। इसीलिए कर्ता के ऊपर ही कंट्रोलर, मैनेजमेंट एंड मोस्ट ऑफ द ओनरशिप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो कर्ता के ऊपर रहती है। हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप फर्म, जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, तो हमने स्टार्ट किया था अपना सेकेंड चैप्टर दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, और उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था एंड एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी इन ब्रीफ कवर कर लिया था, और इन डिटेल हमने देखा था व्हाट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड उसके फीचर्स। तो बढ़ते हम इस टॉपिक की तरफ जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो जब हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बोला था कि इधर एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व रहता है जिसके पास ओनरशिप रहता है, जो मैनेज करता है और जो कंट्रोल करता है, ओनली वन इंडिविजुअल, उसके पास ही सारे डिसीजन मेकिंग पावर रहते हैं। सेम गोज विद जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, बट इधर जो सोल ट्रेडर रहता है वो अपने फैमिली को इन्वॉल्व कर देता है अपने बिजनेस में। ठीक है, जैसे कि नाम है हिंदू, तो ये सिर्फ हिंदू फैमिली ही बना सकती है। ठीक है, लीगली हिंदू फैमिली ही बना सकती है। मैंने क्या कहा, सोल ट्रेडर जो कि हिंदू हो, ठीक है, एंड उसमें अपने फैमिली को अगर वो इन्वॉल्व कर देता है अपने बिजनेस में तो वो बन जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो जो भी फैमिली में मेंबर्स रहेंगे वो बन जाते हैं बिजनेस के मेंबर, और वो बन जाते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर, जिसको हम को पार्टनर्स भी बोलते हैं। और जो हेड रहता है, जो ये सोल ट्रेडर है उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, उसको हम कर्ता बोलते हैं। ठीक है, तो हम यही सब इन डिटेल देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें सोल ट्रेडर रहता है जो कि कर्ता के नाम से पहचाना जाता है, और ये सोल ट्रेडर अपने पूरे फैमिली को इन्वॉल्व कर देता है अपने बिजनेस में। जो भी XYZ उसका बिजनेस रहेगा अपने फैमिली को इन्वॉल्व कर देता है, जो हम उस फैमिली मेंबर्स को हम इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में उनको नाम दिया हुआ है को पार्टनर्स। ठीक है इतना, और वो हिंदू फैमिली ही होनी चाहिए, नाम से ही पता चल रहा है आपको। तो देखो आपके बुक में क्या दिया हुआ है, व्हेन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंडक्ट बिजनेस। अनडिवाइडेड मतलब जिसका बंटवारा ना हो रखा हो। ठीक है, सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंडक्ट बिजनेस इनहेरिटेड बाय it as a Hindu's law, it is called as joint Hindu family business. It exists only in India. It exists only in India. It is governed by Hindu Succession Act 1956. जैसे सोल ट्रेडर्स को कोई भी एक्ट एप्लीकेबल नहीं था, स्पेसिफिक एप्लीकेबल नहीं था, बट सारे जनरल लॉ एप्लीकेबल थे इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। बट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को एक एक्ट एप्लीकेबल है जिसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, आई थिंक सो इतना समझ गया आपको क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नाउ हम फीचर्स को पढ़ेंगे। फीचर्स में देखो, आप मेंबर कैसे बनते हो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, तो अगर आप उस फैमिली में बॉर्न हुए तो आप उसके मेंबर बन सकते हो। ठीक है, सो एक ही क्राइटेरिया है मेंबर बनने का, उस फैमिली में आपको बॉर्न होना पड़ेगा। ठीक है, सो मेंबरशिप इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज बाय बर्थ ओनली, एवरी चाइल्ड बॉर्न इन दैट फैमिली बिकम्स अ मेंबर। मतलब जो भी बॉर्न होगा उस फैमिली में आएगा नया बच्चा, वो बन जाएगा मेंबर। यस, आप अपने अगर आप हिंदू हो और अगर आपके फैमिली में कोई बिजनेस चल रहा है तो यस यू हैव अ राइट टू बिकम मेंबर इन दैट बिजनेस, है ना। सो जाके मम्मी पापा से पूछो ऐसा कोई बिजनेस चल रहा है क्या अपना कि नहीं है, है ना। तो सेकंड क्या है, तो द हेड ऑफ फैमिली इज नोन एज कर्ता। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला, इस केस में जो मेन हेड रहता है, और जो ये हेड रहता है ना, यूजुअली सबसे बड़ा घर का रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो अपने दादा रहते हैं, दादा दादी पापा मम्मी और भाई बहन, ऐसा अगर हम अज्यूम करें कि फैमिली में मेंबर्स है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ग्रैंडफादर को हम इधर
कर्ता बोलते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप बोलोगे मैम अगर ग्रैंडफादर नहीं जानते बिजनेस करना, हाँ, तो ग्रैंडफादर पास ऑन कर सकते हैं अपने जो भी राइट्स एंड लाइबिलिटी हैं टू जो भी उनके आगे, जैसे पापा को पास कर सकते हैं या दादी को पास करते हैं, जो भी उनको मन करता है। लेकिन ये डिसीजन मेकिंग पावर कर्ता के पास ही है कि उसकी चॉइस है वो किसके पास अपने जो राइट्स है वो पास करे। ठीक है, तो अदर मेंबर ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड एज को पार्टनर। क्या बोला था मैंने? अदर मेंबर, जैसे कि अगर आप ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर हो तो आप क्या कहलाओगे? को पार्टनर्स कहलाओगे। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स, देयर इज नो लिमिट ऑन द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। कोई भी लिमिट नहीं है। यस, अभी आप अगर फैमिली बनाना चाहो तो 2 मेंबर्स तो कंपलसरी है ना, पार्टनर्स तो एक मेल एंड फीमेल होना तो जरूरी है ना, तो नो लिमिट तो रखा हुआ है, बट एक कॉमन सेंस से अगर हम बात करें तो 2 लोग तो होना जरूरी है और मैक्सिमम नंबर पे कोई भी लिमिट नहीं है। एंड एक कंपल्शन की बात है, जो भी मेंबर हैं उधर, जो भी फैमिली में मेंबर्स हैं या को पार्टनर हैं, वो क्या होने चाहिए? इंगेज इन बिजनेस होने चाहिए। ठीक है, वो काम करने चाहिए, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कह सकते कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, मैं नहीं चलाऊंगा, ये मुझसे बिना पूछे ये बिजनेस चलाएगा। आप ऐसे कर नहीं सकते। हाँ, अगर आपको ये बोलना है तो आपको बंटवारा करना पड़ेगा, एंड बंटवारा करने के बाद ज्वाइंट हिंदू फैमिली नहीं रहती है। ठीक है, द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। नाउ क्या बोला हुआ है? कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब क्या होता है कि आपके पर्सनल असेट भी बेचे जा सकते हैं आपके जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने बाहर किसी से उधारी ले रखी है 1 लाख का, और आप अपने बिजनेस के पैसों से, बिजनेस के असेट से नहीं कंप्लीट कर पाए वो उधारी, तो आपको आपके पर्सनल असेट बेच के, कर्ता के पर्सनल असेट बेच के वो लाइबिलिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी, ऑब्लिगेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन को पार्टनर जो मेंबर्स रहते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड रहती है। इसीलिए कर्ता के ऊपर ही कंट्रोलर, मैनेजमेंट एंड मोस्ट ऑफ द ओनरशिप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो कर्ता के ऊपर रहती है। सो कर्ता इज द मैनेजर, कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ द बिजनेस। मतलब मैनेजर, कोऑर्डिनेटर, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो किसके पास रहेगी? कर्ता के पास रहेगी। कर्ता बीइंग द सोल डिसीजन मेकर कैन टेक अ क्विक डिसीजन। नाउ इसका एक एडवांटेज बता रखा है ज्वाइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस का, कि जो करता रहता है वो बिंग एक रहता है। जैसे पार्टनरशिप में कैसे 2-2 ओनर्स रहते हैं, 3-3 ओनर रहते हैं, 4-4 ओनर रहते हैं, तो उधर डिसीजन मेकिंग पावर में जो डिसीजन मेकिंग रहता है उसमें डिले हो सकता है। लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली के केस में उधर एक ही ओनर रहता है, उसके पास ही कोऑर्डिनेटर, कंट्रोलर एंड मैनेजर्स का पार्ट दिया हुआ है, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो जल्दी हो जाएगा। Then the profit sharing ratio keep on changing depending upon the birth and death in the family. Now last क्या दिया हुआ है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होता रहता है। अगर नया मेहमान आया अपने घर में, जैसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ घर में, तो उस हिसाब से आपके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो डिवाइड हो जाएंगे। और अगर बाय चांस किसी की डेथ हो गई उस फैमिली में, तो उसके हिसाब से भी आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। एम आई क्लियर? आई थिंक सो। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म। जैसे देखो, पार्टनरशिप नाम से ही पता चल रहा है कि आपको पार्टनरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप तो हो ही हो, ठीक है, आपको अपने साथ 1 और 2 या 3 जैसे भी आपको लॉ प्रिस्क्राइब करता है, आप अपने साथ अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हो ना। इधर जरूरी है कि आपके फैमिली के बिजनेस होना, आपके फैमिली के मेंबर्स होना चाहिए, कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसी नीड नहीं है इन दैट
केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो आप अगर किसी के साथ अपना बिजनेस करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये सब कब नीड पड़ता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक अपना बिजनेस खोलना है कि ग्रोसरी का शॉप खोलना है, तो मेरे से अकेला हर चीज हैंडल नहीं होगा, तो मैं किसी अपने दोस्त को बोलती हूँ यार मैं सोच रही हूँ कि चल ग्रोसरी का शॉप ओपन करते, इधर बहुत डिमांड आएगी, अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत जल्दी बिकेंगे इधर, तो क्यों ना हम पार्टनरशिप क्रिएट करके एक बिजनेस ओपन करते हैं। ठीक है, इसमें तू भी कैपिटल लेके आ, मतलब तू भी पैसा लेके आ, मैं भी पैसा लेके आऊंगा, अगर कुछ लॉस होगा तो हम साथ साथ में मिल बांट के लॉस बेयर करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो साथ साथ में मिल बांट के प्रॉफिट बांटेंगे। तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, पार्टनरशिप फर्म बिजनेस ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो देखो जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है, The business organization which is owned, managed and controlled by 2 or more person is called as partnership firm। ठीक है, 2 or more, इधर 2 और more है। ठीक है, तो याद रखना 2 और more person इन्वॉल्व होना चाहिए। The owner are the called as partner and the organization is called as firm। Now partners को हम क्या बोलेंगे इधर, सॉरी ओनर्स को क्या बोलेंगे हम इधर, पार्टनर्स बोलेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन को फर्म बोलेंगे। ठीक है, ये उनका जो उनके एक्ट में नाम दिया गया है उनको उस हिसाब से है। सो ओनर को हम पार्टनर्स बोलेंगे, मतलब अगर 2 ओनर रहेंगे तो उन दोनों ओनर को पार्टनर बोला जाएगा, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस चल रहा है, जो कंसर्न चल रहा है, उसको हम फर्म का नाम दिया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन of the partnership is compulsory in Maharashtra state. This form of organization is governed by Indian Partnership Act 1932। Now देखो इन्होंने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप कंपल्सरी इन महाराष्ट्र से। तो आप मुझे पूछोगे क्या मैम अदर देन महाराष्ट्र स्टेट जो है वो कंपल्सरी नहीं करती है रजिस्ट्रेशन? यस, यू आर करेक्ट। ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र में नहीं हो या आउटसाइड महाराष्ट्र अगर आप पार्टनरशिप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आप दोनों ओरली एक एग्रीमेंट बना सकते हो, आप दोनों अपने ही एग्रीमेंट पे वो पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इन महाराष्ट्र स्टेट आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। नाउ ये कौन से एक्ट में रजिस्टर करना पड़ेगा आपको? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आई थिंक सो इतना क्लियर है आपको पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, उनके ओनर को हम पार्टनर बुलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को फर्म बुलाते हैं। महाराष्ट्र स्टेट में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अदर देन महाराष्ट्र स्टेट में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। और कौन से एक्ट में पार्टनरशिप फर्म का पूरा जो दिया हुआ है लीगल जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसके सारे लीगल प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो कुछ फीचर्स पढ़ेंगे जो कि आपको, ठीक है, एज ए 11th स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला फीचर है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 2 और मोर पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए। द बिजनेस इज स्टार्टेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ठीक है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में होना चाहिए बिजनेस चलाने के लिए। नाउ द नंबर ऑफ पार्टनर, ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बोला नंबर ऑफ पार्टनर कितने इन्वॉल्व होंगे, 2 या मैक्सिमम कितना हो सकते हैं 50। तो मिनिमम इज 2, मैक्सिमम इज 50। नाउ इधर लाइबिलिटी की बात आती है, जैसे कि हमने सोल ट्रेडर में देखा था, सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के केस में कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, बट को पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड। सेम वे वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। एंड इधर एक और वर्ड यूज किया हुआ है, जॉइंट एंड सेवरल। मतलब अगर आप 10 पार्टनर एक साथ काम कर रहे हो तो अगर कुछ लॉस होता है तो आपको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो भी आपने इक्वली या जो भी आपने रेशो डिसाइड किया होगा, आपको लॉस जो है जॉइंट एंड सेवरली कंप्लीट करना पड़ेगा। अनलिमिटेड तो है ये कि पार्टनर के पर्सनल असेट भी बेचे जा सकते हैं। अगर किसी का लॉस किया, उन्होंने किसी के साथ ऐसा डील किया, ठीक है, जिसका वो बिजनेस से वो अपनी उधारी कंप्लीट
कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उनका लॉस जो है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो पार्टनर के पर्सनल असेट तो बेचे जाएंगे, बट अभी उसमें दो से ज्यादा बंदे इन्वॉल्व है, 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो वो जो भी पर्सनल असेट रहेंगे वो जॉइंट एंड सेवरल असेट उनके बेचे जाएंगे, मतलब इक्वली प्रोपोर्शन में, या जो भी उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड किया था उस रेशो में वो जॉइंटली एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। आई थिंक सो क्लियर है। सो जो भी कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करता है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है? पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करता है। नाउ पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। तो जैसे कि मैंने आपको सोल ट्रेडर में बताया था कि सोल ट्रेडर जो रहता है, वो इंडिविजुअल जो रहता है और जो बिजनेस रहता है, उनको एक ही माना जाता है, अलग अलग माना नहीं जाता है। सेम वे वैसे ही पार्टनरशिप फर्म को एंड जो पार्टनर्स रहते हैं उनको अलग अलग नहीं माना जाता है, उनको एक ही माना जाता है। ठीक है, अगर कुछ बिजनेस ने किया तो पार्टनर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है, पार्टनर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, इनको अलग अलग नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए द पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। इसका मतलब जो है ना, 5th पॉइंट का जो मतलब है वो आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी कि क्यों इनको अलग करने की जरूरत है, क्यों साथ में आप कर रहे हो, किसके वजह से हमको इस चीज की नीड पड़ रही है कि ऐसा एक फीचर देने की जरूरत है। तो ये सब आपको अच्छे से समझ जाएगा जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ेंगे। तो देखो, इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर विदाउट परमिशन ऑफ अदर पार्टनर। नाउ क्या बोला गया है कि अगर आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया था, नाउ आई एम नो मोर इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस, तो क्या मैं किसी और को मेरे शेयर्स दे सकती हूँ और मैं बिजनेस से जा सकती हूँ? तो यस, बट ये यस का आंसर आप तभी जा सकते हो जब आपने दूसरे पार्टनर से ये परमिशन ले रखा हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, या कर सकती हूं क्या। तो अगर उन्होंने यस दिया तभी आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो वो पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने मंजूरी नहीं दी, अगर अदर पार्टनर ने ऐसे मंजूरी नहीं दी तो आपको उस बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। तो यस, आप जा तो सकते हो, लेकिन आपको ये जो पहले वाले पार्टनर्स थे उनकी मंजूरी लेनी पड़ेगी फॉर ट्रांसफर ऑफ देयर शेयर्स। ठीक है, नाउ ऑल पार्टनर आर जॉइंट ओनर एज वेल एज जॉइंट मैनेजर ऑफ द बिजनेस। नाउ पार्टनर साथ में आए हैं, ठीक है, काम साथ में करने के लिए आए, बिजनेस साथ में करने के लिए आए हैं, तो दे आर जॉइंट ओनर। जॉइंट ओनर मैं बोल सकती हूँ जॉइंट कंट्रोलर, जॉइंट मैनेजर, जॉइंट कोऑर्डिनेटर। ठीक है, जो भी डिसीजन रहेगा उनको मिलके साथ में लेना पड़ेगा। Now, no separation of ownership and management in the partnership firm. तो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो डिसीजन मेकर रहता है और जो काम करता है वो सेम ही लोग रहे इधर डिसीजन मेकिंग। तो ऐसा कुछ सेपरेशन है क्या? नहीं ना, जो पार्टनर है वही ओनर है और वही मैनेजर है। तो ऐसा कोई सेपरेशन नहीं है कि ओनर कोई और है और मैनेजर कोई और है या मैनेजमेंट कोई और कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही हैं। नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। आई थिंक सो ये पॉइंट क्लियर है। फिर भी मैं बोलूंगी ये पॉइंट को मार्क करके रखना, हम जॉइंट स्टॉक कंपनी जब पढ़ेंगे तो ये आपको ये भी चीज जो है आपको अच्छे से इंटरप्रेट हो जाएगी। नाउ पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशो एज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। नाउ देखो लास्ट में क्या बोला हुआ है कि जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो किस आधार पे डिवाइड होगा, ठीक है, या जो भी प्रॉफिट होगा किस आधार पे। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए कमाए एज अ प्रॉफिट, तो ये आप शेयर कैसे करोगे दो पार्टनर्स में? तो आपने जो अपने पार्टनरशिप डीड में, ठीक है, पार्टनरशिप में डीड में आपने 2:1 बोला होगा या 4:1 बोला होगा या 3:2 बोला होगा, उस रेशो में वो प्रॉफिट डिवाइड होगा। लेकिन अगर मैम हमने रजिस्टर ही नहीं किया अपने पार्टनरशिप को तो क्या होगा? आपने तो बोला था सिर्फ महाराष्ट्र में कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन। तो बेटा अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा अपने पार्टनरशिप फर्म का तो ये जो रेशो है वो ऑटोमेटिकली 1:1 में डिवाइड होगा, दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक को 50 रुपए जाएंगे, दूसरे को 50 रुपए जाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, आपकी गलती, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया ना, तो हम जो एक्ट बोल रहा है, ठीक है, जो हमने अभी एक्ट पढ़ा ना, क्या है,
उस एक्ट का नाम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उस एक्ट के हिसाब से अगर आपने अपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको अपने जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सो ये इतना पार्ट क्लियर है। सो फिर से मैं बोलूंगी, रिपीटेडली बोलूंगी कि अगर आपको इसमें से कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, भगवान ने दिया है, यूट्यूब ने दिया है, तो प्लीज मेंशन आपको क्या नहीं समझ में आया है। मैं उधर रेडिली आपको आंसर देने को तैयार बैठी हूं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम देखेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी इन डिटेल। सो टिल देन बाय बाय।